नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पर भी वीडियो बनाइए। तो चलिए इस टॉपिक को आप समझते हैं। DD1 के ज़माने में, हालांकि DD1 का ज़माना लौट के अभी ज़रूर आया था, तेनाली रामा एक सीरियल आया करता था, मेरा बहुत फेवरेट सीरियल हुआ करता था। राजा कृष्णदेव राय के विदूषक थे वो। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य को आज देखते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप इसकी देखेंगे, राजनीतिक इतिहास, तो 4 वंश हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला संगम वंश है 1336 से 85, देन 1485 से सालू वंश है, देन तुलु वंश और अरविदु वंश। आप देखिए लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने दक्षिण भारत पर राज किया, इन 4 वंशों ने, 4 डायनेस्टीज़ ने, जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो दक्षिण भारत में एक महानतम घटना मानी जाती है। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध ये राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन का एक परिणाम था, जो तुगलक सत्ता कमज़ोर हुई जब दक्षिण भारत में, और उसी समय फिर 1336 में तुंगभद्रा नदी के समीप हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। ये कैसे हुआ, यही हमको देखना है। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है और इंटरेस्टिंग भी है। हुआ दरअसल ये कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली राज्य पर आक्रमण किया क्यों? क्योंकि मोहम्मद गुरशस्प यहाँ आकर छुप गया था और एक मुस्लिम विद्रोही था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली राज्य को भी इसकी सज़ा दी, क्योंकि उसने मोहम्मद गुरशस्प को अपने यहाँ शरण दी थी। तो यहाँ पर जो काम्पली राज्य में पहले से ये 5 भाई, हरिहर और बुक्का भी जिसमें शामिल थे, कार्य कर रहे थे। इसके पहले ये वारंगल में काकतियों के यहाँ कार्य कर रहे थे। काम्पली राज्य में ये पकड़े गए और इनको दिल्ली सल्तनत ले जाया गया और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया गया। लेकिन दोबारा जब दक्षिण भारत में विद्रोह भड़का तो इन्हीं 2 भाइयों को दक्षिण भारत भेजा गया। यहाँ पर जाकर इन्होंने दोबारा गुरु विद्यारण्य की सहायता से ब्राह्मण धर्म की दीक्षा ली और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अनेगोंडी के समीप विजयनगर साम्राज्य, जिसको विद्यानगर भी कहते हैं, अपने गुरु विद्यारण्य की मेमोरी में, की नींव डाल दी। कहते हैं कि वेदों के जो तेलुगु साहित्यकार रहे हैं सायण, उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था, एक प्रेरक के रूप में। खैर, ये तो विजयनगर की एक छोटी सी कहानी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विजयनगर और बहमनी के बीच में युद्ध कहाँ से शुरू हुआ और इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कौन कौन से वंश आए। देखिए, अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो मैप में समझना बहुत ही आसान है। आप देखिए, यहाँ से ये कृष्णा नदी आ रही है और ये तुंगभद्रा नदी जा रही है और इसके दक्षिणी तट पर विजयनगर है और कृष्णा नदी के ऊपर यहाँ पर बहमनी साम्राज्य है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में होती है, विजयनगर साम्राज्य के लगभग 11 साल बाद। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ विजयनगर के ही डिस्कस करने के पहले बहमनी के बारे में, क्योंकि ये दोनों जो साम्राज्य थे आपस में संघर्षरत हमेशा रहे और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपस में समझौता भी कर लेते थे। 3 क्षेत्रों में आपस में हमेशा झगड़े। एक कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, आप मैप में अगर देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा जो यहाँ पर है, देन तुंगभद्रा दोआब का हिस्सा, ये तुंगभद्रा दोआब, और मराठावाड़ प्रदेश यहाँ का हिस्सा, इसको लेकर हमेशा ये संघर्षरत रहते थे, हमेशा इनके बीच में स्ट्रगल चलता था। खैर, अगर विजयनगर साम्राज्य को देखें तो इसकी राजधानियाँ अलग अलग वंशों के समय अलग अलग रही हैं। विजयनगर राजधानी अपने आप में एक विजयनगर रही है। अनेगोंडी, जो अभी मैंने नाम लिया, हम्पी इसकी प्राचीनतम राजधानी रही है, इसको हस्तिनावती भी बोलते हैं। वेनुगोंडा भी रही है, ये आपको अरविदु वंश के समय मिलेगी, और चंद्रगिरी रही है। तो चलिए विजयनगर के एक एक वंश को देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें संगम वंश आता है। संगम वंश 1336 से 1485 तक रहा। संगम इन 5 भाइयों के पिता का नाम था, उसी के नाम पर संगम वंश पहला पड़ा, प्रथम वंश कहा जाता है। इसकी पहले राजधानी अनेगोंडी थी, बाद में इसकी राजधानी विजयनगर हो गई। संगम वंश की खास बात हमें देखने मिलती है संयुक्त शासन के रूप में। हालांकि सबसे पहले हरिहर प्रथम ही राजगद्दी पर बैठा, लेकिन 1346 से हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर शासन संभाला। हरिहर प्रथम की उपलब्धि ये थी कि इन्होंने होयसल राज्य को जीता, बाद में इन्होंने मदुरै को भी जीता, लेकिन ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की बुक्का प्रथम ने, जो कि 1356 में गद्दी में बैठते हैं।
इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली बुक्का प्रथम ने। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट कर दिए हैं, जैसे कि 1374 में चीन में इन्होंने एक दूत मंडल भेजा था। 1377 में इन्होंने मदुरै को मिटा दिया था, ये यूपीएससी के एग्जाम में एक दो बार पूछ चुका है। और बहमनी सुल्तान से इन्हीं के समय विजयनगर का संघर्ष प्रारंभ होता है। हालांकि मोहम्मद शाह प्रथम जो बहमनी सुल्तान था, उन्होंने इसको हरा दिया था और मोहम्मद शाह प्रथम ने इनसे समझौता भी किया। और कृष्णा तुंगभद्रा, जिसको रायचूर दोआब भी कहते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, रायचूर दोआब। जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना दोआब है ना, गंगा यमुना दोआब को एक महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, वैसे कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को रायचूर दोआब कहा जाता है। पर विजयनगर का अधिकार हो गया। किसके समय हुआ? बुक्का प्रथम के समय। इसके बाद हरिहर द्वितीय का शासनकाल आता है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिएगा क्योंकि फैक्चुअल डिटेल्स बहुत सारी हैं। इनका टाइम पीरियड 1377 से 1404 तक है। कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ डाले हैं, जैसे महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले यही लेते हैं विजयनगर में। श्रीलंका से भी राजस्व वसूलते हैं और फिरोज शाह बहमनी को ये पराजित भी करते हैं। ये शिव के विरूपाक्ष का बहुत ज़्यादा एक तरह से पूजा करते थे, उसको मानते थे। देन इसके बाद देवराय प्रथम का काल आता है। देवराय प्रथम का काल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इटावली यात्री निकोलो कोंटी इनके समय भारत आया था और इनके दरबार भी आया था। तेलुगु कवि श्रीनाथ इनके दरबार में रहते थे। ये विजयनगर टाइम के बहुत ही फेमस कवि रहे हैं। फिरोज शाह बहमनी से ये हार जाते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, और 10 लाख हरजाने के रूप में उसको अदा भी करते हैं और अपनी पुत्री से उसका विवाह भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि दक्षिण भारत में ये राजनीतिक विवाह पहली बार हुआ था, इससे पहले भी विवाह हो चुके थे। कुछ जन कल्याणकारी कार्य भी करते हैं, जैसे तुंगभद्रा नदी पर ये एक बांध बनवाते हैं, कुछ नहरें भी उससे निकलवाते हैं और बड़ी मात्रा में विद्वानों को संरक्षण भी देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देवरा द्वितीय का काल आता है, जिनका टाइम पीरियड 1422 से 1446 है। इनको इम्माडी देवराय, ये तेलुगु लैंग्वेज में है, इम्माडी देवराय या प्रौढ़ देवराय की संज्ञा भी दी जाती है। गज बेटकार की उपाधि इन्होंने ली थी। गज बेटकार का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। फारसी राजदूत, आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा, अब्दुल रज़्ज़ाक, इनके दरबार में आया था इनके समय, जो इनके समय के काफ़ी शासनकाल और राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी और सांस्कृतिक अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। नूनेज नाम का एक पुर्तगाली यात्री भी इनके समय आता है और कहता है कि दक्षिण के राजा, जिनमें क्विलियोन, श्रीलंका, बर्मा, मलाया या पुलिकट थे, इनको यानी देवरा द्वितीय को कर देते थे, यानी टैक्स देते थे। तो सोचिए कितने महानतम शासक रहे होंगे। इस वंश के अंतिम शासक हैं विरूपाक्ष द्वितीय, 1465 से 85 तक। इसके बाद समय आता है सालुव वंश का, 1485 से 1505 तक। सालुव वंश जो है वो भी अपने आप में बहुत महानतम तो नहीं रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि नरसिंह सालुव जो थे, जिन्होंने 1485 में राज सिंहासन पर कब्जा किया, ये विजयनगर में संगम वंश के सामंत रह चुके थे और ये संगम वंश का अंत करते हैं और इसे प्रथम बलापहार कहा जाता है। इतिहास में हम लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते थे तो पूछा जाता था कि प्रथम बलापहार, द्वितीय बलापहार किसे कहते हैं। तो जब याद रखिएगा सालुव वंश की स्थापना होती है तो इसे प्रथम बलापहार कहा जाता है। 3 शासक हुए हैं, सालुव नरसिंह, नरसा नायक और वीर नरसिंह। वीर नरसिंह आगे जाकर तुलु वंश की स्थापना करते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1505 से 1570 और इसे द्वितीय बलापहार कहा जाता है। राजा कृष्णदेव राय का नाम तो आपने सुना होगा, इसी तुलु वंश से थे। अक्सर एग्जाम में पूछता है तो आपको ये याद रखना है। तो द्वितीय बलापहार हम किसे कहेंगे? जब तुलु वंश की स्थापना होती है सलुव वंश के स्थान पर। चलिए कृष्णदेव राय के बारे में जान लेते हैं। मेरे सबसे फेवरेट किंग्स में हैं, बाबर के समकालीन थे। तुजुके बाबरी में बाबर इनका जिक्र भी करता है, कहता है भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में थे। ये विजयनगर ही नहीं, भारत के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही आक्रामक नीति अपनाते हैं। उस समय आंतरिक विद्रोह भड़क रहे थे
विद्रोही सामंत खड़े हुए थे तो उनका दमन करते हैं, नए सुधार करते हैं और 1513 में ये उदयगिरी को जीत लेते हैं उड़ीसा में, और साथ में रायचूर दोआब, वही कृष्णा तुंगभद्रा दोआब जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, 1520 में उस पर भी कब्जा कर लेते हैं, मतलब रायचूर दोआब को ये जीत लेते हैं। बीदर और गुलबर्गा पर भी ये आक्रमण करते हैं और बहमनी सुल्तान को वापस उसकी गद्दी दिलाते हैं, और इसी मेमोरी में ये यवनराज स्थापनाचार्य की पदवी लेते हैं, यानी उसका टाइटल लेते हैं, यवनराज स्थापनाचार्य। पुर्तगालियों से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। उसके दो रीज़न थे। एक तो पहला रीज़न ये था कि पुर्तगाली जो थे वो बीजापुर के दुश्मन थे, तो बीजापुर से दुश्मन थे तो इनसे उनकी अच्छी मित्रता थी कृष्णदेवराय से, और घोड़ों की आपूर्ति करते थे पुर्तगाली इनको, विजयनगर साम्राज्य को, इस वजह से भी इनके संबंध बहुत अच्छे थे। 1510 में अल्बुकर्क ने इनके दरबार में एक दूत भेजा था। अल्बुकर्क जो पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखिएगा, ये मैं पुर्तगालियों की वीडियो में आपको बताऊंगा। कृष्णदेवराय एक महान सेनानायक तो थे ही, विद्वान भी थे। इसका सबूत मिलता है, अमुक्त माल्यदा नाम का तेलुगु का एक महानतम ग्रंथ इन्होंने लिखा, जिसमें इनके राजनीतिक और प्रशासनिक विचारों के बारे में है। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है, अमुक्त माल्यदा बुक किसने लिखी है, तेलुगु भाषा में, याद रखिएगा। इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का ज़बरदस्त विकास होता है, महानतम युग कहा जाता है। कहते हैं क्लासिकल युग था तेलुगु साहित्य का। तेलुगु के 8 महान कवि, जिनको अष्ट दिग्गज भी कहते हैं, इनके दरबार में थे, इसलिए इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेवराय को। इन्होंने विजयनगर के पास एक नए नगर की स्थापना भी की, जिसका नाम नागलापुर था। ये भी आपको याद रखना है, नागलापुर नाम का एक नगर। कभी कभी मैं इनके बारे में इमेजिन करता हूँ तो वाकई में लगता है कि भारत के महानतम शासक रहे होंगे। डोमिंगो पायस का जिक्र भी अक्सर मिलता है, ये पुर्तगाली यात्री था। विजयनगर में कृष्णदेवराय के समय भारत आया और काफ़ी जानकारी देता है इनके बारे में और शासक के बारे में भी। कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया इन्होंने, जैसे कि हजारा का मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर। जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे मैसूर के पास तो आपको ये दोनों मंदिर देखने मिलेंगे। बाबर जब भारत आया तो उस समय राणा सांगा, मेदिनी राय और इब्राहिम लोदी जैसे कई शासक थे, लेकिन तुजुके बाबरी में ये भारत का शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय को बताता है। अब ऐसा क्यों किया उसने, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इतिहासकारों में भी इसको लेकर विवाद है, लेकिन शायद वो ये जानता था कि कृष्णदेवराय का वर्चस्व रायचूर दोआब तक था, इसलिए शायद उसने इन्हें सबसे शक्तिशाली कहा। वैष्णव धर्म के ये अनुयायी थे, और तेनालीरामा, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ, इनके दरबार में था एक विदूषक। आप इसको अकबर बीरबल से कंपेयर कर सकते हैं। अगले शासक इस वंश के अच्युतदेव राय थे। 1529 से 42 तक इनका शासन था। पुर्तगाली यात्री नूनेस इनके समय भारत आया था। इसके बाद सदाशिव शासक बनते हैं। वास्तविक शक्ति अरविदु वंश के राम राय, जो इनका मंत्री भी था, उसके हाथ में चली जाती है। राम राय की उपलब्धि ये थी कि इसने बड़ी संख्या में मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था। लेकिन राम राय के ही समय तालीकोटा बन्नीहट्टी या राक्षस तंगड़ी की लड़ाई होती है। ये नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन याद रखना है। राक्षस तंगड़ी, जैसे मुर्गी की तंगड़ी होती है, वैसे राक्षस तंगड़ी याद रखिए। फिलहाल तो आप लोग अभी परहेज कर रहे होंगे। तो तालीकोटा बन्नीहट्टी या राक्षस तंगड़ी का 1565 का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ विजयनगर शासक सदाशिव थे और राम राय मंत्री था, और एक तरफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना थी। याद रखना है, यहाँ पर बरार की सेना शामिल नहीं थी। तो ये लोग मिलकर विजयनगर को हरा देते हैं और विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पर अंत हो जाता है। इसके बाद अरविदु वंश आता है, जो इस साम्राज्य का अंतिम वंश था। 1570 से 1649 तक रहता ज़रूर है, लेकिन तालीकोटा के युद्ध के बाद मुख्य शक्ति तिरुमल के हाथ में आती है। ये राम राय के ब्रदर थे, तिरुमल राम राय, जो मारा गया था तालीकोटा के युद्ध में। ये जो तिरुमल थे, ये वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बना लेते हैं विजयनगर के स्थान पर, और 17वीं सदी तक यह वंश रहता है।
तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताई। वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि विजय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसमें हमें 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सतीश चंद्र के किताब के अनुसार राजा को राय कहा जाता था और ये भी सप्तांग विचारधारा पर प्रशासन टिका हुआ था, जो एक ज़माने में कौटिल्य ने मौर्य वंश के समय दी थी। जैसे कि राजा, मित्र, दुर्ग, कोष, मंत्री और नायकों का रोल यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसका मैं भी जिक्र करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंस था इनका। विजयनगर काल में हमको एक नई चीज़ देखने के लिए मिलती है, संयुक्त शासन परंपरा। दक्षिण भारत में ये शायद पहली बार था। अमुक्तमाल्यदा बहुत हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, जिससे राजा के आदर्श और यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में हमको जानकारी मिलती है। खैर, यहाँ पर 2 बातों का जिक्र करूँगा मैं प्रशासन में। एक तो न्यायंकर व्यवस्था और दूसरी आयगार व्यवस्था। न्यायंकर और आयगार सिस्टम। न्यायंकर व्यवस्था के बारे में प्रांतीय प्रशासन की विशेषता थी, मैं बताना चाहूँगा। ये दरअसल कौन थे, इसको लेकर इतिहासकारों में विवाद है। न्यायंकर एक पद होता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सेनानायक थे, बड़े सेनानायक, जिनको नायक कहा जाता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये भूसामंत थे, नायक जिनको भूखंड दिया जाता था। भूखंड को कहते थे अमरम, और अमरम जिनके पास होता था उन्हें कहा जाता था अमरनायक। और बाद में ये पद अनुवांशिक हो गया, यानी ये ब्लड रिलेशन पे बन गया। एक न्यायंकर के बाद दूसरा न्यायंकर आ जाता था। न्यायंकर व्यवस्था की अगर मुख्य विशेषताएं देखें तो याद रखिएगा, अमरम से प्राप्त जो आय इनको मिलती थी उसका कुछ हिस्सा ये केंद्रीय खजाने में देते थे, बाकी अपने पास रखते थे। तो एक तरह की ये ज़मींदारी सिस्टम ही हो गई, सामंतवादी व्यवस्था, जिसका फ्यूडलिज्म बोलते हैं। इसी भूमि की आय से एक बात और याद रखिएगा, ये राजा के लिए कुछ सेना भी रखते थे, ताकि राजा को इमरजेंसी में सेना की ज़रूरत पड़े तो ये सेना की व्यवस्था कर सकें। इसी तरह आयगार व्यवस्था को अगर देखें तो ये भी आनुवांशिक ही थी। ये ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड थी। दरअसल वेतन के बदले ये कर मुक्त भूमि देने की एक परंपरा थी। 12 व्यक्तियों के एक समूह को ग्रामीण प्रशासन सौंप दिया जाता था। वो गांव की देखभाल करते थे और इन्हें ही आयगार कहा जाता था, और उनकी सेवा के बदले उनको कर मुक्त भूमि दे दी जाती थी। बाद में ये पद भी आनुवांशिक हो गए। तो ये आयगार और न्यायंगार व्यवस्था थी, 12 समूहों का दल। आप आधुनिक काल में उसको पंचायती राज से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन और उसकी कुछ मुख्य बातें। अब जरा बहमनी साम्राज्य को भी देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य विजयनगर का कंटेम्प्रेरी था, यानी कि समकालीन था। 1347 से 1527 तक टाइम पीरियड इसका है, लगभग 200 वर्षों का। इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। अगर फाउंडर की बात करें तो अलाउद्दीन हसन या जफ़र खां, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अफ़गान अमीर था। इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इनका परिवार अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में बहुत पहले से इन्वॉल्व था। बाद में जाकर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ये वही समय था जब तुगलक वंश का पतन हो रहा था। 1347 से 1358 तक इन्होंने गद्दी संभाली। बहमन शाह ने 4 प्रांतों में साम्राज्य को बांटा था, जिनमें गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर शामिल थे। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति जो थी वो बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हैं सहज और सरल थी। इसने हिंदुओं से जजिया नहीं वसूला। इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम आते हैं। देन इसके बाद गद्दी पर आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। यही वो फिरोज शाह थे जिन्होंने देव राय को कई बार हराया था और उसकी पुत्री से विवाह भी किया था। इनका टाइम पीरियड 1397 से 1422 है। इनके समय में अफाकियों को इन्होंने प्रोत्साहित किया। ये अफाकी एशियाई मुसलमान वर्ग था, और इन्हीं के समय में अफाकियों और दक्कनी मुसलमानों में संघर्ष प्रारंभ हो गया दरबार के ही भीतर, जो बाद में जाकर बहमनी सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का सबब बना। इन्होंने वेधशाला का निर्माण भी करवाया, और जैसे अकबर ने
अपने ज़माने में आगे जाकर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, इन्होंने फिरोज़ाबाद का निर्माण करवाया भीमा नदी के किनारे। इसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय आते हैं, तो 36 से 58 तक इनका टाइम पीरियड है। इनके समय में महमूद गवाह का उत्कर्ष होता है, जो उनका मंत्री था, ये ईरानी था, लेकिन इसकी कई उपलब्धियां थी। सबसे पहले तो इसने बहमनी साम्राज्य की सभी राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया, साम्राज्य को अपने उत्कर्ष पर ले गया, आसपास के पड़ोसी राज्यों को जीता, मालवा गोवा जैसे धनी क्षेत्रों पर कब्जा किया, भूमि की पैमाइश करवाई, लगान सुधार लागू किए और बीदर में एक महाविद्यालय का निर्माण भी करवाया। तो महमूद गवाह के बारे में आपको याद रखना है, जो कि बहमनी साम्राज्य के समय आया। इसने ईरान, इराक, इजिप्ट, टर्की में अपने दूत भी भेजे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि 1482 में इसे फांसी दे दी गई राजद्रोह के जुर्म में। अंत इसका काफ़ी दुखद हुआ। इस वंश का अंतिम शासक बहमनी साम्राज्य के हुए कलीमुल्ला शाह, और कलीमुल्ला शाह के टाइम पर बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और आंतरिक विद्रोह भड़क उठे और बहमनी साम्राज्य बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और कुतुबशाही में डिवाइड हो गया। बाद में इनमें अलग अलग वंश आए, जैसे कि बीदर का बरीद शाही, बरार का इमाद शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही। ये रीजनल स्टेट्स थे, इनसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, हालांकि इन पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी दिक्कत हो मुझे तुरंत मैसेज कीजिएगा और अपने सुझाव देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।